नमस्कार साथियों, मैं रमेश चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट पर। तो प्यारे मित्रों, पिछले कुछ दिनों से है ना मार्केट में बड़ी गर्मजोशी चल रही है एस्टेट को लेकर कि एस्टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो मित्रों, मेरे प्यारे बंधुओं, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें एस्टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। आप सभी ने चिंता करनी है कि हमने एस्टेट की तैयारी करनी कैसे है, और तैयारी करने से भी पहले हमने एस्टेट में आखिरकार पढ़ना क्या होगा जिससे हम एस्टेट को अच्छे से कवर कर सकें। तो ध्यान दें, हमारा जो एस्टेट है वो टोटल 150 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 150 का। इसमें आपका जो 90 मार्क्स का होता है तो वो आपका जो है कि नॉर्मल कॉमन, ठीक है, जो हमारे पास है। अब उसके बाद जो बचा हमारे पास 60 मार्क्स, वो होता है हमारा सब्जेक्ट का। ठीक है भाई, ये हमारे जो एग्ज़ाम है उसके अंदर 90 मार्क्स के अंदर आपका जो है कि लगभग 30 मार्क्स का जो आपका सीडीपी आ जाता है। ठीक है भाई, आपका जो है कि 30 मार्क्स का हिंदी एंड इंग्लिश आ जाता है। और उसके बाद बचे आपके जो 30 मार्क्स हैं उसके अंदर आपका जीके, आपका रीजनिंग, आपका मैथ, आपके और बहुत सारी चीज़ें वो कंसिडर कर दी जाती है। तो ये एग्रीगेट जो हमारे पास है फॉर्मेट इसका रहने वाला है। तो हम यहाँ पे इन सभी ऊपर वाले पॉइंट्स को फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। हम बात करते हैं हमारे जो जो 60 मार्क्स का आपका जो सब्जेक्ट का पेपर रहने वाला है उसके सिलेबस के बारे में। तो प्यारे मित्रों, बिना देर करते हुए हम चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, हमारे पास है ना नॉर्मली एस्टेट के सिलेबस को 10 यूनिट्स में डिवाइड करा हुआ है। ठीक है भाई, और ये यूनिट्स कौन सी हैं? तो ये यूनिट्स बिल्कुल सेम हैं किसके? बोले यूजीसी या फिर एनटीए नेट के। अगर किसी भाई व्यक्ति, किसी सिस्टर ने अगर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया है तो यही 10 यूनिट आपको वहाँ पे भी पढ़नी है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क इतना है, यूजीसी नेट के अंदर ये जो सिलेबस आपको देखने को मिलेगा ये बहुत ही बड़ा है भाई, बहुत ही बड़ा है। यानी कि इसका जो यूँ कहा जाए ओवरऑल जो एरिया है वो बहुत बड़ा है भाई। अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ तो यूनिट्स तो वही हैं, लेकिन अगर ये आपका नेट का सिलेबस है तो ये आपका एचटेट है। ठीक है, टॉपिक्स वही हैं, लेकिन इसमें जो पूछा जा रहा है, जो डीप अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हमको करनी होती है वो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। कह सकते हैं नेट के कंपैरिजन में हमारा एचटेट थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट है उनको बड़ी परेशानी इस बात की रहती है कि सर इसकी प्रिपरेशन करे कैसे, इसका सिलेबस एक्चुअली में क्या है। तो ये जो 10 यूनिट आपके सामने है, सबसे पहला आपका है बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, फिर आपका जो है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस फाइनेंस। ये सभी के सभी आपके एज इट इज़ हैं जैसे आपके यूजीसी नेट के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसी के अंदर जो नेक्स्ट 5th यूनिट आपकी आ रही है वो है बिजनेस मैनेजमेंट की, बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है भाई, एचआरएम की बात यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, व्यावसायिक सांख्यिकी की बात कर रहे हैं भाई, सांख्यिकी है। तो हमारे पास यूनिट जो 6 है वो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर है कि भी आपकी जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है। और रिसर्च मैथोडोलॉजी, रिसर्च मैथोडोलॉजी ये बेसिकली आपके एचटेट में कोई रेयर ही चांस होगा इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा होगा। बेसिकली ये आपकी पूछी नहीं जाती है। ठीक है, कोई एक आध क्वेश्चन कभी देखने को मिल गया तो बात अलग है, नहीं तो मोस्टली आपका जो है कि भी स्टैटिस्टिक्स पे ही फोकस रहता है। नेक्स्ट आपका फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है भाई, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, क्यों? बिल्कुल सीधे डिट्टो क्वेश्चन पूछता है भाई इसमें से। ठीक है, कोई ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है मार्केटिंग। अब ये मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना बॉस, ये बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि मार्केटिंग कहने की बात है, ये मैनेजमेंट में कंसीडर करा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने रीड करना होगा। कहने को एक यूनिट आपको इधर लग रहा होगा, मैं आपको है ना यूजीसी नेट का सिलेबस भी दिखाने वाला हूँ इसके अंदर। ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्ट पता लगे कि हाँ यूजीसी नेट में क्या पूछा जा रहा है और एस्टेट में क्या पूछा जाएगा। तो हमारा मेन फोकस फिलहाल एस्टेट के रिगार्डिंग है, तो उसके ऊपर फोकस करते हैं अभी। फिर आपका लीगल एस्पेक्ट एंड ऑफ बिजनेस, तो बहुत सारे एक्ट है भाई इंडिया के अंदर, तो हमने यहाँ पे उन्हीं एक्ट को पढ़ना होता है। जैसे कि भी कंपनी एक्ट आपका, ठीक है, आपका जो है पार्टनरशिप एक्ट है भाई, पार्टनरशिप एक्ट है आपका, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ठीक है, इन सभी को हम
इसके अंदर पढ़ने वाले, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट हमारे पास है, तो वो चीज़। और लास्ट जो यूनिट हमारे पास है वो है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स के रिगार्डिंग। अब ये इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स की जो बात करी जा रही है ना, ये क्योंकि देखिए ध्यान फोकस करने इस बात के ऊपर, इनकम टैक्स में हर साल हमारा बजट गवर्नमेंट द्वारा पेश करा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बजट लाया जाता है भाई, ठीक है। और उस बजट में टैक्स जो स्लैब्स है ना, उनमें चेंजेस करती रहती है गवर्नमेंट, जिसकी वजह से ये हर साल नया होता है। तो इनकम टैक्स के ऊपर आपने स्पेशल फोकस करना होगा। लेकिन 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 वो नेट की रिगार्डिंग बात करें, लेकिन जब बात करी जाती है एस्टेट की, तो इसके अंदर हमारी जो क्वेश्चनिंग होगी वो बेसिक क्वेश्चनिंग होगी। बेसिक का मतलब भाई इनकम टैक्स का मतलब, मीनिंग, जो ऐसे कॉन्सेप्ट जो नॉर्मली हर साल नहीं चेंज करे जाते, उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके थोड़ा सा एक्सपेंडेड, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने जब एनालिसिस किया, तो जो मेन इंपॉर्टेंट और जो फेवरेट टॉपिक्स हमारे एस्टेट वालों के एग्जामिनर के जो बनते हैं ना, हमने उसको यहाँ पे थोड़ा सा आपके सामने रखने की कोशिश करी है। तो सबसे पहला हमारा जो सिलेबस का रहने वाला वो है अकाउंटेंसी। बेसिकली अकाउंटेंसी यहाँ पे टर्म हमने इस्तेमाल कर ली, क्योंकि अकाउंटेंसी काफ़ी वास्ट वर्ड है भाई। तो इसी के अंदर आपका बिजनेस फाइनेंस वगैरह, मैनेजमेंट, सॉरी कैपिटल के रिगार्डिंग, डिविडेंड, जो बहुत सारी चीज़ें वो इसके अंदर आने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है अकाउंटिंग प्रोसेस का, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एरर्स जो होती हैं, और फाइनल अकाउंट्स और रेक्टिफिकेशन एरर्स वगैरह, वो सब इसी में कंसीडर है भाई, क्योंकि हमने मेन पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो बिल्कुल डिटेल में अगर लिखते तो मेरे ख्याल से ये इन 7-8 स्लाइड्स के ऊपर आ नहीं पाता, तो हमको यहाँ पे काफ़ी लंबी वीडियो क्रिएट करनी पड़ती, जो आपको खामखा बोझिल बन जाती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, फिर वो कह रहा है कि भाई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमारे पास है, कहते हैं भाई अवधारणा, लेखांकन की अवधारणाएं, ठीक है, और ये लेखांकन की मान्यताएं, ठीक है, मान्यताएं। और फिर आपका स्टैंडर्ड यानी कि AS। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, IAS चल रहा है भाई, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो देखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जब बात कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास बेसिकली AS की बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार वो हमसे IAS पूछ लेता है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेस करके है ना, उनको IAS में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उनकी नंबरिंग भी चेंज कर दी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे दोनों को एक साथ देखेंगे कि भी क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। लेकिन बेसिकली मैंने अभी तक जो क्वेश्चन देखे हैं एस्टेट के अंदर, वो बेसिकली आपके AS के रिगार्डिंग ही होते हैं, ठीक है। वो वही हमारे से पुराने स्टैंडर्ड्स पूछता रहता है बार बार, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि 11th और 12th में, देखो 12th में तो हमको स्टैंडर्ड पढ़ने की नीड नहीं पड़ती, 11वीं क्लास में हमको थोड़ा सा बिजनेस के अंदर पढ़ने को मिलता है। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो थोड़ा सा अकाउंटिंग के अंदर भी इनके स्टैंडर्ड्स के बारे में देखने को मिलता है। तो वो हमको हमेशा है ना वही रटे रटाए 1 से लेकर 32 तक कुछ ऐसा स्टैंडर्ड्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि मे बी बुक में अभी तक अपग्रेडेड नहीं आया है वर्जन इसका। तो और बुक में भी अब तो अगर आप नई बुक उठाओगे ना, तो वहाँ पे भी आपको स्टैंडर्ड्स की नंबरिंग देना बंद कर दिया उन्होंने, ठीक है भाई। जो पब्लिकेशन होते हैं उन्होंने स्टैंडर्ड्स, पहले क्या होता था कि भाई स्टैंडर्ड्स के नाम स्टैंडर्ड 1, AS1, AS2, AS3 ऐसे दिया जाता था, लेकिन अब बुक्स ने उनको देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सिलेबस में मेनली पूछे नहीं जाते, थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है उनके रिगार्डिंग। लेकिन 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 हमारे एस्टेट में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमको इनको डिटेल से पढ़ना होगा, ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट फिर आपका आता है रेशियो एनालिसिस, ठीक है। फिर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट, फिर आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, भाई शेयर्स क्या है, कितने तरीके का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर हमारे पास बात करें। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर कहता है शेयर्स को इशू कैसे किया जाएगा, ठीक है भाई, प्रेफरेंस शेयर्स को कैसे रिडीम करा जाता है, डिबेंचर्स को कैसे इशू करते हैं, किस तरीके से उनको रिडीम किया जाएगा, मेथड्स कौन कौन से हैं, तो वो सब हम यहाँ पे इसके अंदर देखने वाले हैं। नेक्स्ट आपका पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, ये सब इसके अंदर कंसिडर करा जाता है। ये रिटायरमेंट के साथ है ना, अब लोग ये डेथ को साथ में लेना है, ठीक है। कभी ये सोचो कि खाली रिटायरमेंट है तो डेथ नहीं है। तो पार्टनरशिप के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट है ना, वो सब इसमें है भाई। जो पॉइंट लिखे गए हैं वो भी, और जो नहीं लिखे गए हैं वो भी इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, वो कहता है एनपीओ। एनपीओ क्या होता है? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती, बल्कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करता है। जैसे कि बहुत सारी एनजीओज इंडिया के अंदर काम कर रही होती हैं। तो भाई अब इन एनजीओज को अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, तो वो किस तरीके से, कौन से वे से, कौन से मेथड से अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, तो उन मेथड्स को हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं अच्छे से। फिर आपका आगे बिल ऑफ एक्सचेंज,
भाई हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके बारे में बात कर लें। फिर आपका जो अगले पॉइंट पे देखा जाए तो वो हमारे पास आ रहा है भाई क्या, ये कह रहा है भाई आपका डेप्रिसिएशन। सर ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, हरास इसको कहते हैं भाई, हरास, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन और फिर आपके रिजर्व, ठीक है। प्रोविजन का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रोविजन को समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा फिलहाल, हाँ, लेकिन रिजर्व को संचय बोलते हैं भाई, ठीक है। रिजर्व्स को क्या बोलते हैं, संचय, इनको तो हम यहाँ पे संचय कहते हैं। हाँ, प्रोविजन का याद आ गया, प्रावधान, प्रावधान कहते हैं भाई, प्रावधान। तो भी हम इनको पढ़ेंगे कैसे बनते हैं, क्या होता है, वो सब बातें। उसके बाद फिर आपके जो एक्सपेंडिचर उनको क्लासिफाई करा जा रहा है, कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। फिर बीआरएस, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें से भी सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। फिर आपका है एक्सटर्नल एंड इंटरनेशनल, सॉरी इंटरनल होता है ये इंटरनेशनल गलत लिखा हुआ है इधर, सॉरी फॉर दैट, ये मिसप्रिंट हो गया है। इंटरनल, ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं पुनर्गठन, ठीक है। अब ये चीज़ें हैं, हाँ, इसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे शामिल नहीं है, वो आपको बता दूं कि हमारे पास जो क्या नाम उसका सूत्रधारी कंपनी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग उनको कहेंगे शायद होल्डिंग कंपनीज, ठीक है। होल्डिंग कंपनीज आपका है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आपके हैं, वो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि अभी इसमें कंसिडर नहीं किए गए हैं, तो प्लीज़ उसके लिए ध्यान रखें कि हम उनको भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट आपका, क्योंकि हम यहाँ पे जो सिलेबस है ना वो मोटा मोटा आपको बता रहे हैं कि हाँ बेसिकली हम लोगों ने इनिशियली स्टार्टिंग में है एक आइडिया मिल जाए कि हाँ हमको किस लेवल पे जाना होगा, क्या तैयारी करनी है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिलेबस को थोड़ा सा वास्टेड फॉर्म में आपके सामने रखा ताकि आप प्रॉब्लमेटिक फील ना करो, क्योंकि जब 10 यूनिट्स आपके सामने रखी जाती हैं तो स्टूडेंट कन्फ्यूजन में आ जाता है, यार पढ़ना कहाँ से है, ये 10 यूनिट सामने रख दी, बच्चा खोल के देखेगा नेट के सिलेबस में भी एज इट इज़ वो लगा रहेगा नेट के सिलेबस में, ना वो पूरा होगा और ना एस्टेट क्रैक होगा। तो ध्यान दे, जो 60 नंबर आपके एस्टेट में आपके सब्जेक्ट के हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है भाई। 90 नंबर आप जो नॉर्मल आपका जो वो है उसमें से आप 90 के 90 नहीं ले सकते, और 90% यानी कि 90 मार्क्स आपको गेन करना नेसेसरी है फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है भाई। अगर आप जनरल में हैं तो 90 नंबर आपको चाहिए, तो वहाँ पे मेन चीज़ क्या करेगी आपकी, बोले 60, तो आपका सब्जेक्ट में आप 60 आउट ऑफ 60 अचीव कर सकते हो, बिल्कुल डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ जो सब्जेक्ट का जो लेवल है वो लो टू मॉडरेट होता है भाई, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाते आपसे, तो इसके लिए चिंता मत करना कि ये कैसे होगा, ये इतने मुश्किल सवाल आएंगे, नहीं नहीं नहीं, आपको हम प्रीवियस एग्जाम्स के जो वीडियोस है वो भी देने वाले हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले कि हाँ पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। उसी के बिहाफ पे आप इस जो सिलेबस उससे कंपैरिजन कर लेना कि हाँ सर ने ठीक कहा कि नहीं कहा। नेक्स्ट आपका है, कहते हैं कि बिजनेस के अंदर, तो बोले यहाँ पे ट्रेड क्या होता है, इंडस्ट्री क्या है, क्लासिफिकेशन कितनी तरह की इंडस्ट्री है, प्रोफेशन क्या है, कैसे काम करता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, गुड्स क्या होती है, सर्विसेज और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा, इनको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट है टॉपिक्स है वो यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिए हैं। नेक्स्ट आपका बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लॉज, फिर आपका ये मैंने बोला था ना बहुत सारे एक्ट होते हैं, आपका सीपीए, आपका आईपीआर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट वगैरह वगैरह, बहुत सारे एक्ट हैं इधर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट प्रोसेस, तो यहाँ पे प्लानिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है उसको एक्सप्लेन करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कम्युनिकेटिंग हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे एक अलग सेपरेट है भाई, ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपने पढ़ा ना पहले ऑर्गेनाइजेशन, अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, वो सब इसके अंदर शामिल है। फिर आपका कम्युनिकेशन, तो वेरियस काइंड का कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल वगैरह, तो वो सब अलग अलग, और वेरियस जो मेथड्स हैं, जो तरीके हैं आपके कम्युनिकेशन के, वो आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे। नेक्स्ट आपका है स्टाफिंग, एचआरएम, स्टाफिंग कैसे करी जाती है, कंप्लीट प्रोसेस होता है इसका, वो आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी करना है। फिर यहाँ पे डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग भी है, ठीक है। ये ऐसा ना माने कि एक शब्द लिखा हुआ है, शब्द नहीं है भाई, ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है यार, ठीक है। तो मतलब जितने भी आपको दिख रहे हैं ना इधर, ये सब एक एक चैप्टर है जिनको हमने यहाँ पे कंप्लीट रीड करना है, ठीक है, और काफ़ी डिटेल के साथ। नेक्स्ट आपका है मैनेजमेंट थिंकर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं ना वो स्टेटमेंट भी पूछता है भाई, पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसने दी, पर्टिकुलर जो मेथड है वो किसने दिया, पर्टिकुलर कोटेशन किसने बोला, पर्टिकुलर जो है कि भी आइडिया किसने दिया, ये सारे के सारे मैं मैनेजमेंट के जो थिंकर्स हैं उनके बारे में, जैसे कि आपका हेनरी फ्योल वगैरह है, आपका जो जॉर्ज क्या बोलते हैं उसको, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले हैं ना, तो उनके बारे में
FW टेलर वगैरह, तो उनके जो क्या क्या स्टेटमेंट दी गई है, बहुत सारे थिंकर हैं, उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट क्रिएट किए, अपनी अपनी डेफिनेशन दी अलग अलग चीज़ों को लेकर, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे हैं। तो स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं स्टेट में, पहले भी पूछे गए हैं, हाँ बस अब की बार के पेपर के अंदर नहीं था ये सब। नेक्स्ट आपका है लीडरशिप। अब लीडरशिप क्या है, कितनी तरह की होती है, इसके स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है, थ्योरीज क्या क्या है इसकी, वो सब इसके अंदर देखेंगे। फिर मोटिवेशन कितने तरीके का होता है, किस तरीके से दिया जा सकता है, क्या बेनिफिट होते हैं इसके, क्या नेगेटिव बेनिफिट इम्पैक्ट होता है इसका, वो सब यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर पर्सनैलिटी, भाई किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे हम कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज, डिविडेंड, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, जो कि अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपका बीकॉम के अंदर ये कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट बुक है यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से। और उसी में बेसिकली क्या है, ये एक स्पेशल चैप्टर है, ये चैप्टर ये भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी अलग से अपना चैप्टर है, लिवरेज ये भी चैप्टर है भाई, डिविडेंड तो इसके लिए 3-4 चैप्टर हैं, अलग अलग मॉडल्स आपके दिए गए हैं, डिविडेंड कैसे फाइंड आउट करा जाएगा किस तरीके से। तो ये ना सोचे कि भी एक वर्ड लिखा हुआ है, हर एक शब्द अपने आप में यूनिक और बहुत कुछ अपने अंदर समाहित करे हुए हैं। नेक्स्ट आपका फिर यहाँ पे बिजनेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे 11th क्लास के अंदर जो आपने पढ़ा है ना, चीज़ें तो बहुत सारी वही हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में हमको इनको पढ़ना होगा, ठीक है, तभी जाके पता लगेगा कि भाई हाँ ये चीज़ें क्या हैं। बिजनेस की नैतिकता की बात करता है, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करता है, ब्ला 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 ब्ला। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर क्या है, इसके बेसिक्स क्या है, मार्केटिंग का बेसिक्स, इंट्रोडक्शन वगैरह, टाइप्स ऑफ मार्केट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के लिए कौन सी मार्केट, मतलब प्रोडक्ट प्लेस, प्राइसिंग, प्रमोशन, ये मिक्स की सुनी होगी आपने, वैसा ही कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका है, इंस्टीट्यूशंस है जैसे अंकटाड दे दिया, इधर वर्ल्ड बैंक दे दिया, IMF दे दिया, WTO दे दिया, इनके बारे में आप लोगों को फुल डिटेल पता होनी चाहिए। फिर कहता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, तो RBI है भाई, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट और इसके कुछ बेसिक्स है। बंदा कहेगा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, तो देखिए इंश्योरेंस तो सर इधर कहीं दिखाई नहीं, तो इधर लिख दिया ना भाई, इधर लिख दिया ना इंश्योरेंस, तो यही है। तो इंश्योरेंस क्या है, कितनी तरह का होता है, क्या क्लासिफिकेशन, बस बैंकिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया ताकि आपको पता लगे कि हाँ बैंकिंग में क्या चीज़ हमारे पास है, ठीक है। और इंश्योरेंस तो आपको पता ही है, इसको भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट फिर आपका आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो इसके अंदर BCG मैट्रिक्स है भाई, जी है और सिंपल मैट्रिक्स है, 7S है, इन सभी को हम करेंगे। देखा जाए तो हमने एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे देने की कोशिश करी है, ठीक है भाई एक्चुअली में जो सिलेबस के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट्स है, जो डर, जो फोबिया स्टूडेंट्स को हो जाता है, उस फोबिया को यहाँ पे निकालने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ ये मत मानिएगा कि डेफिनेटली कंप्लीट सिलेबस ही ये है, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है जिससे आपको पता लगे एक्चुअली में अरे हमको पढ़ना क्या है, ताकि आप असल में अपनी बुक्स उठाकर उसको रीड कर सको, ठीक है भाई। और इसके बाद और कंपैरिजन कर सको कि कहीं पे अगर आप मान लीजिए आप कोई कोचिंग वगैरह ले रहे हो तो आपको पता लगे कि भाई क्या हमको एज पर द सिलेबस पढ़ाया भी जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, पता लगे उधर कुछ चल रहा है, एग्जाम में कुछ आ गया और बाद में बंटाधार, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट आपका है, कहता है कि भी कॉस्टिंग टर्म, तो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट है, वर्क कॉस्ट है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है, फिक्स जो है, संक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आपका जो है कि मटेरियल, लेबर वेजेज, लेबर या वेजेज होता है तो उनको कैसे कैलकुलेट करा जाता है, ओवरहेड्स की जो कॉस्ट है उसको कैसे फाइंड आउट करा जाता है, और ये कुछ मेथड्स हैं जिनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको भी हम देखेंगे यहाँ पे। बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल, ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो देखो भाई 11वीं क्लास में हो, 12वीं क्लास में हो, तो आप लोग 12वीं क्लास में खास तौर से आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम नॉर्मली शब्दों में कहे तो बोले महंगाई, ठीक है भाई, महंगाई हम इसको कह सकते हैं। फिर नेशनल इनकम है, फिर एम्प्लॉयमेंट है, इनको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट यूटिलिटी एनालिसिस, भाई लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ द मार्केट, मार्केट के प्रकार की बात कर रहा है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट। तो इन सभी को हम करेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं तो उनको यहाँ पे हम अच्छे से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपका फिर आ गया स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन शुरू हो गया भी यहाँ से। यहाँ पे कह रहा है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। फिर आपका कोरिलेशन, जिसको हम यहाँ पे सहसंबंध कहते हैं, ठीक है भाई, सहसंबंध।
फिर आपका जो प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ एनटीए नेट। भाई एनटीए नेट का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो हमारे पास, सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो रिसर्च हाइपोथेसिस आता है। बेसिकली एस्टेट में इसके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ अब की बार में नहीं पूछेंगे, लेकिन पिछले कुछ जो एग्जाम्स हुए हैं एस्टेट के, तो उनमें इसके रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चन देखने को मिला है। मुझे याद है 2015 में जब हमने एग्जाम दिया था, 2015 उसमें इसके क्वेश्चन जो है पुट करे गए थे। मे बी 15 के बाद अब टाइम काफ़ी हो गया, शायद पता तो नहीं, इसको निकाल दिया गया है, या फिर ऐसे मान लो भी अब की बार पूछ ले। तो हमने तो अपनी प्रिपरेशन को उसी के अकॉर्डिंग रखना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, और लीस्ट बट नॉट लास्ट कह सकते हैं आप इसको, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। देखो भाई, इनकम टैक्स के बारे में पहले कह चुका था आप लोगों को, क्योंकि इसका हर साल गजट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बजट पास करा जाता है हमारी संसद में, और उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस और मॉडिफिकेशन करते रहती है सरकार। लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनमें ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते। जैसे सबसे पहले भाई इसका कॉन्सेप्ट ही है, कब भारत में लागू हुआ, रीज़न क्या था, जो है कि शुरुआत में किन किन एरियाज़ में भारत के लागू हुआ, पूरे भारत में कब लागू हुआ, बहुत सारे ऐसे सवाल इसके हैं। ठीक है, रेजिडेंट की कंडीशन को एक्सप्लेन करता है, यहाँ पे टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड है उसको एक्सप्लेन करता है, फिर डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम, ये हमारे पास जैसे कि आप 80C से लेकर 80U तक की जो डिडक्शन हमारे पास है उनको स्टडी करना है अच्छे से हम लोगों ने। फिर नेक्स्ट है क्लबिंग ऑफ इनकम, यहाँ पे आय का मिलान, यहाँ को आ जाएगा भाई आय को मर्ज करने वाली बात है, इनकम को शामिल करना। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस यानी कि कर बचाव और कर वंचना, या यूँ कहा जाए कर की चोरी में क्या फ़र्क होता है उनको एक्सप्लेन करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं स्टेट के अंदर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद टीडीएस क्या है, ठीक है, डिडक्शन कैसे होती है और उसका कलेक्शन कैसे किया जाता है, एडवांस टैक्स पेमेंट क्या है, आपका आईटीआर क्या है, किस तरीके से इसके प्रोसेस है। तो प्रोसेस तो बेसिकली आपसे ना भी पूछे, लेकिन आईटीआर वो पूछ सकता है आपको कि एक सैलरी पर्सन है तो उसको आईटीआर का कौन सा फॉर्म भरना है, एक सैलरी की इनकम इतनी है, सॉरी एम्प्लॉय की सैलरी इनकम इतनी है तो उसको यहाँ पे आईटीआर का कौन सा फॉर्म फिल करना है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी एम्प्लॉय के बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है और वहाँ से उसको इनकम हो रही है तो उसको कौन सा आईटीआर फाइल करना है। ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर विद दैट। ठीक है, अब यहां पे इसी नोट के साथ, वैसे तो हमारा थैंक यू आ गया, लेकिन फिर भी ध्यान दें, अब मेन प्रॉब्लम, सर सिलेबस तो हमने देख लिया, ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन भी होती रहेंगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही, ठीक है, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पर जो सिलेबस होगा तो हम भी अपने सिलेबस को अपडेट करेंगे। लेकिन सर जी मेन समस्या क्या है कि इसकी प्रिपरेशन करें तो करें कहां से करें, तो एग्जाम फैक्ट है ना, एग्जाम फैक्ट एकेडमी अब सिर्फ यूट्यूब का प्लेटफॉर्म ही नहीं रहा, बल्कि हम लोग आपको फैसिलिटेट करने के लिए ले आए हैं अपनी एप्लीकेशन, जहां पर आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। और एस्टेट का जो पेड कोर्स है बहुत ही नॉमिनल फीस के ऊपर, बहुत ही कह सकते हैं यार सस्ता मिलेगा रथ हमने। ठीक है, इतना सस्ता कि शायद आप कंपैरिजन करोगे तो बाकी आपको बहुत ज़्यादा महंगे लगेंगे, और क्वालिटी कंटेंट के साथ। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है आपके लिए उसी चीज़ के रिगार्डिंग पहली किस्त है हमारी कि हमने आपको बताया है। लेकिन ध्यान दें, कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, रिजल्ट देंगे बॉस, आप पढ़ने वाले होने चाहिए। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है। तो क्या करना है आप सभी ने गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ से हमारा जो ऐप है एग्जाम फैक्ट एकेडमी के नाम से ही होगा भाई, ध्यान में रख लेना, एग्जाम फैक्ट एकेडमी, और यही लोगो मिलेगा उधर, चिंता ना करें आप, यही लोगो मिलेगा। एग्जाम फैक्ट एकेडमी के नाम से जो हमारी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें, और हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या, हम लोग बहुत ही जल्द आपको एचटेट के ऑनलाइन क्लासेस यानी कि पेड कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो उसमें अपने आप को एनरोल करना बिल्कुल ना भूलें। फिर भी मेरे कुछ विद्यार्थी होते बोले सर ये कुछ क्वेरीज है हमारी इसको लेकर स्टेट में, या जो टॉपिक्स उनको लेकर, तो उनकी सहूलियत के लिए मैं एक छोटा सा कंपैरिजन उनको यहाँ पे करके बता देता हूँ ताकि उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब कैसा कंपैरिजन सर, तो वो कंपैरिजन हम लोग यहाँ पे करेंगे किसके साथ, बोले सर हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे नेट के प्रीवियस एग्जाम के साथ। ठीक है, जो सिलेबस दिया हुआ ना यूजीसी नेट ने,
तो उसके साथ। तो देखिए ध्यान से, मैंने आपको बोला कि यूजीसी नेट वाली ही 10 यूनिट्स यहाँ पे दी गई हैं। तो देखो सबसे पहले क्या हम ये सोच रहे हैं, देख पा रहे हैं कि हाँ सर यही चीज़ें हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये इधर आप देखिए ध्यान से, इधर देखिए जो सबसे पहले यूनिट हमारे पास है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो क्या यहाँ पे व्यावसायिक वातावरण नहीं है? ये 10 लेखांकन और अंकेक्षण, क्या यहाँ पे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग नहीं है? इधर कहता है व्यावसायिक जो अर्थशास्त्र, क्या इधर बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं है? इधर व्यावसायिक वित्त। अब कहने को देखो मैंने पहले कहा कि भी बिल्कुल एज इट इज यूजीसी नेट के जैसा सिलेबस इन्होंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बोले क्या, हमको तो यहाँ पे बहुत कम पढ़ना है भाई, क्योंकि अगर आप सिंपल सी बात करोगे ना, देखोगे ध्यान से, तो हमारे पास जो यूजीसी नेट का सिलेबस है ना, वो तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है। अब मैं सीधा कंपैरिजन कर दूँ, आपको दिखाऊँ अगर यूजीसी नेट का सिलेबस, तो देखिए ये यूनिट बस फर्स्ट है जहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस की बात करी जा रही है। ये देखिए यहाँ पे सेकंड यूनिट, ये थर्ड अभी शुरू हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, और फिर ये आपके जो है फिफ्थ यूनिट, फिफ्थ, फिर आपकी जो है कि सिक्स्थ। ठीक है, फिर आपकी ये सेवन्थ, फिर आपकी ये एट्थ यूनिट। ठीक है, मार्केटिंग के रिगार्डिंग। फिर आपके जो है कि भी कानूनी पहलू, मैंने बोला था ना बहुत सारे एक्ट वगैरह होते हैं। तो देखिए ये हमारे पास संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास देखिए यहाँ पे बहुत सारे एक्ट हैं और भी। फिर हमारे पास कहते हैं कि भी इनकम टैक्स, जो टैक्स प्लानिंग वगैरह, ये लास्ट यूनिट थी। इसी के साथ ये यूनिट हमारे पास कंप्लीट होती है। तो हमको इतना सारा नहीं पढ़ना है भाई, हमको हमारे एस्टेट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नॉमिनल सा पढ़ना है, बस काम चल जाए सर, अच्छे से डीप स्टडी करके और बिना किसी चिंता के। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग अगर अपनी तैयारी को बहुत बेहतर और एक्सटेंडेड एक टॉप लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो एग्जाम फैक्ट के एप्लीकेशन से जरूर जुड़ें और हमारे क्वालिटी कोर्सेज का फायदा उठाएं। तो इसी नोट के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में एप्लीकेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।